अभी जो 2 दिन पहले इन सारे आरोपियों के घर पे पुलिस का छापा पड़ा था, जांच करने के लिए पुलिस गई थी, तो देख रहा था कि जो भी पुलिस वाला अंदर जा रहा था उसकी पूरी चेकिंग हो रही थी कि अंदर से, तो क्या ये जैसे मेरे घर पे छापा पड़ रहा तो क्या मैं चेक कर सकता हूँ कि पुलिस वाला क्या अंदर सामान ले जा रहा है, क्या नहीं ले जा रहा है? जी, पहले पुलिस को अपनी तलाशी देनी चाहिए गवाह के देनी सामने। चाहिए। और मैंने इसको लिखा भी है कि वो जो जिसके यहाँ तलाशी हो रही है वो वीडियो हम्म। भी बना सकता है उसका, कि तलाशी हुई, घर के अंदर घुसे, कहाँ कहाँ गए, क्या सामान लिया, और जो सामान लेते हैं उसकी फर्द बना के देना पड़ेगा उनको। ये हमने अगर कोई लिया। जी, अगर कोई सामान नहीं लिया तो भी लिख के देना पड़ेगा, इनके यहाँ तलाशी लिया, कोई सामान नहीं कब्जे में लिया गया, ताकि बाद में ना कुछ प्लांट कर दिया जाए उसमें। तो ये प्रोविजन है। तो इसकी जानकारी नहीं होती सर, आपने बड़ी जानकारी दी है कि अगर आपके घर पुलिस आ रही है तो आप पहले उसकी तलाशी ले लीजिए, तब अंदर आने दीजिए। एक तो कागज हाँ, देख लीजिए कि उसका सर्च वारंट है कि नहीं है। हम लोगों को तो ट्रेनिंग में ही सिखाया गया था, पढ़ाया गया था। ये करना चाहिए। अपनी क्लीन हैंड्स है, बात यह है कि क्लीन हैंड्स में आपको करना है काम। वैसे तो नियम यह है कि आपको वारंट लेके तलाशी करनी है, नॉर्मल नियम यही है। लेकिन अगर ऐसा लगता है पुलिस अधिकारी को कि वारंट लेने में टाइम लगेगा और तब तक ये सामान हटा देंगे, तो वो तुरंत तलाशी ले सकता है, तब इमरजेंसी में छापा मार सकते हैं। अब इस मामले में तो 15 दिन का टाइम आपने वैसे दे दिया, 15-20 दिन का, तो अब बिना वारंट की तलाशी नहीं करनी चाहिए थी इनको। अरे इतना टाइम दे दिया आप, 2 घंटा और दे दीजिए, वारंट ले लीजिए। अब क्या आप ग्राउंड बनाएंगे? ये तो कब होता कि जिस दिन बात खुली थी, हाँ, उसी समय तुरंत एफआईआर होती और तुरंत सर्च हो जाती, तो कागजात और माल मिल जाता। 15-20 दिन में तो डेफिनेटली लोगों ने हटा दिया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये थोड़ी मोड़ी जो बरामदगी हुई है, ये मिली भगत की बरामदगी लग रही है, ये नेचुरल बरामदगी नहीं है। अगर आपके खिलाफ एफआईआर होने लगेगी, आपके खिलाफ जांच शुरू हो जाएगी, तो आप पैसा घर में रख के बैठे रहेंगे? बताइए, आपको सही लगती है बात? मेरी समझ तो नहीं आती। नहीं, वही तो, यही बात तो अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 15 दिन आपने 15 दिन का टाइम इसलिए दिया ताकि आप सबूत साफ कर सकें। वो तो फिर भी खुलेआम 80 आरोप लाख लगा। रुपए मिल गया, फिर भी 80 लाख रुपए क्यों रखे रहे वो लोग? नहीं, ये तो लोग कह रहे हैं कि 4 जून को ही बरामद हो गया था 80 लाख रुपए। देखिए, वो किसी और अपराध में बरामद हुआ है। अब सर, कागज तो किसी ने देखा नहीं है सर। एफआईआर ही दर्ज नहीं थी, वो किसी और अपराध में हुआ होगा, तो उसको आप कैसे दिखा देंगे? वैसे तो करोड़ों रुपए पुलिस बरामद करती है, लेकिन इस अपराध में क्या हुआ ये देखना है ना हमको। अच्छा सर, एक उसमें बड़ी बात आजकल हो गई है कि एक पत्रकार है, तमाम पत्रकार ये बात कह रहे हैं, राजीव रंजन ने भी कहा कि अगर अपराधी में मुसलमान मिल जाए तो केस का ठिकरा उसके ऊपर फोड़ दो, और नहीं, अगर अगर मुसलमान न मिले तो यादव मिल जाए तो उसके ऊपर ठिकरा फोड़ दो। तो इस पूरे केस में टिल्लू यादव का नाम लिया जा रहा है बार बार। अब उसके बारे में एक सूचना हमारे पास आई है, पता नहीं सही या गलत। अब उनका कहना है कि टिल्लू यादव की जमीन थी हाईवे पे उसने जमीन बेची और 2015-16 में उसने हॉस्टल बनाया था। तो उस वक्त मंदिर ट्रस्ट तो था ही नहीं, लेकिन टिल्लू यादव करके बदनाम किया जा रहा है उसको बहुत ज्यादा। और एक मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर उसको तो बता रहे हैं अखिलेश यादव का रिश्तेदार है। उसने पहले अखिलेश जी के कहने पे चोरी की, गबन की, फिर बाद में बता दिया कि अब जाओ भांडा फोड़ दो। अब राजभर साहब जो है वो तो कुछ भी बोल जाते हैं, उनकी बात को मैं बहुत क्रेडेंस नहीं देता। लेकिन ये बात तो सामने आई है, मैंने भी वो वीडियो देखा है जिसमें उसने कहा है कि साहब मैंने ये चीज 2008 में खरीदी थी, ये फला में खरीदी थी। तो ये तो सब जांच में खैर देखा जाना चाहिए। ये तो उनको भी उसको भी बताना पड़ेगा कि नगद रुपए अगर आज 1 लाख मिला है तो 1 लाख रुपए नगद आया कहां से आपसे। और अगर पुलिस ये क्वेश्चन करती है कि इस पैसे से ये मकान बनाया गया है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर पुलिस क्वेश्चन ही नहीं करती है तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर पुलिस के सामने आता है कि मकान 2018 में बन गया है, तो कैसे पुलिस कह सकती है कि ये इस पैसे से बना है? नहीं कह सकती ना। तो केस ही खत्म हो गया।
नहीं, वो उतना केस नहीं बनेगा, बाकी तो केस बनेगा ही। अगर अच्छा सर, एक चीज और भी है, मैं इनकम टैक्स का नया नियम बताता है कि आप 2 लाख तक कैश रख सकते हैं, वो लोग कहते हैं घर के अंदर। वालों जी ये सब व्हाट्सएप पे चलता रहता है दाएं बाएं, मैंने तो ऐसा कोई नियम लेकिन देखा नहीं जो कह नहीं तो रहा हो कैश कि कितना, एक आदमी के घर में कितना कैश हो सकता है, ये मैं जानना कैश की चाहता कोई लिमिट नहीं है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर इनकम टैक्स बरामद करता है उस पैसे को, हूँ। तो आपको बताना पड़ेगा ये पैसा कैसे आया है। नहीं तो वो उसे आपकी महीने की आमदनी मान लें, जो भी मान लें, उस पर टैक्स लगा देंगे आपको, और आपका बस इससे ज्यादा। असेसमेंट जो है उतने में कर देंगे। मान लो आपके घर से 1 करोड़ मिल गया, तो वो कह देंगे साहब ये आपके 3 महीने की कमाई है, तो साल भर में 4 करोड़ आपकी आमदनी हो गई, अब आइंदा से आप 4 करोड़ रुपए में टैक्स देना पड़ेगा आपको। अब वो लड़ते ही मुकदमा जो है ये इनकम टैक्स कर सकता है। पुलिस वाले ये कर सकते हैं कि साहब कल को डकैती पड़ी थी, उस डकैती का पैसा है ये, पुलिस वाले इस तरह के उल्टा सीधा काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी तो प्रूफ करना पड़ेगा पुलिस को ना, पुलिस तो मतलब सवाल ये होता है, इसलिए तो केसेस में लोग छूट जाते हैं। हाँ हाँ, पुलिस पुलिस बहुत ठोस आधार के बिना भी इस तरह की बातें कर देती है, तो फिर लोग छूट जाते हैं, लेकिन परेशानी तो हो जाती है उन लोगों को। और एक ये जो सूत्रों के हवाले से, अच्छा सर, मीडिया की पूरी कोशिश है कि टिल्लू यादव को पूरा विलन बना दो, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वो तो मीडिया तो काफी मैनेज है ना इस समय। मीडिया तो काफी मैनेज्ड है, तो नहीं कोशिश हो रही हो, लेकिन वो कोशिश कामयाब हो नहीं पा रही, क्योंकि ट्रस्ट के लोगों को देखिए इस्तीफा देना पड़ा, पता नहीं दिया कि नहीं दिया, अखबारों में हमने पढ़ा था। ये बात आप भी कह रहे हैं सर, ये बात आप भी कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात वो लोग कह रहे हैं कि उस जो ट्रस्ट की चिट्ठी आई है उस पर किसी का सिग्नेचर नहीं है, और उसमें ये बोला गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफे पर फैसला 11 जुलाई को होगा सर। यही बता रहे हैं ना कि क्या क्या गड्ढमड है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मामला अब इतनी जल्दी अब दबने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो मामला चलेगा। हालांकि ये लोग पूरा प्रयास करेंगे कि मामला दबे, लेकिन यह है कि इंटरवेंशन तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई हस्तक्षेप अदालत का होगा, तभी तफ्तीश सही लाइन पे रहेगी, अदरवाइज तो मैनेज तफ्तीश हो जाएगी। लेकिन सर जो मेरा अपना अनुभव है कि जो मामला बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में रहता है उसमें फिर अदालतें किसी की सुनती नहीं है, जो मैंने देखा है। हाँ, ये बात उसमें सही है। जो मामला लो प्रोफाइल रहता है उसमें तो मैनेज हो जाता है। हाई प्रोफाइल केस में कोई भी जज बड़ा फैसला लेने से बचता है, ये तो पब्लिक डोमेन में आ गया है सर। तब ना, अदरवाइज हाई प्रोफाइल केस भी तो मैनेज हो ही जा रहे हैं। नहीं तो अब तो ये केस अदालत, अब तो FIR, एक वरिष्ठ IAS अधिकारी का मामला आया था, वो सस्पेंड रहे, बाद में वो केस ही खत्म हो गया हाई कोर्ट से। सर वो तो अद्भुत था ना, जिसने आरोप लगाया उसने कहा मैंने गलत आदमी पे FIR करा दी थी। हाँ, तो इसमें जिसने FIR कराई वही कह देगा, क्या पता। अच्छा, वो ट्रस्ट के सदस्य बोल देंगे कि हमने गलत FIR कराई थी। कौन है जिसने FIR कराई? सदस्य ने तो कराई नहीं। ट्रस्ट के सदस्य हैं, कृष्ण मोहन यादव नाम है उनका, नाम यादव नहीं बताया जा रहा है। अच्छा, जो मेरी जानकारी अगर सही है तो। नहीं, देखिए यादव सदस्य कोई नहीं थे उसमें। नहीं कृष्ण मोहन, अब मैं बता रहा हूँ, एक नाम कृष्ण मोहन करके ट्रस्ट के कोई सदस्य हैं, उन्होंने FIR कराई है सर। हाँ, सदस्य ने कराई है तो फिर हो सकता है वो इतना जल्दी न कर पाए, लेकिन जब बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि साहब इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, तो क्या पता क्या कहें। लेकिन मामला पब्लिक ग्लेयर में है तो शायद ज्यादा गड़बड़ ना हो पाए। लेकिन सर इससे बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। अयोध्या में तमाम जो हमारे साथी मित्र रिपोर्टर गए उनसे मेरी बात हो रही है, और कुछ वीडियोस भी आ रहे हैं कि वहां लोग फुटफॉल कम हो गया, लोग कम पहुंच रहे हैं। लोगों की श्रद्धा को बहुत बड़ा धक्का लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने खुद देखा होगा, एक सज्जन बड़ा अफसोस व्यक्त कर रहे थे कि मैंने अपनी जमीन बेच करके 1 करोड़ रुपए दान कर दिया, मुझे बड़ा पछतावा है कि मैंने गलत लोगों को पैसा दे दिया। तो जो लोग
दान करते थे, कुछ करते थे, वो बहुत से लोग जो है श्रद्धा से करते थे, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ है इस बात से। ये लोगों को अंदाजा नहीं है कि इससे कितना लोगों को धक्का लगा है, ये कितना बड़ा कांड हो गया है, इसका अंदाजा सब लोग नहीं लगा पा रहे हैं अभी। तो फुटफॉल कम हो जाएगा, चंदा लोग कम चढ़ाएंगे, चढ़ावा कम चढ़ाएंगे, ये इसका फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा इस बात का। सर वो जो प्रतापगढ़ वाले किसान का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो तमाम लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं दान दे के जो चर्चा करता है वो बहुत बड़ा पापी होता है। बताइए, अभी तक तो अगले ने चर्चा नहीं की थी कि हमने 1 करोड़ दिया। जब पता चला कि ट्रस्ट में चंदा में चोरी हो रही थी, तब वो आदमी मुंह खोल रहा है सर ना। देखिए ऐसा है, दान देने से ना तो पुण्य मिलता है, दान देने से ना तो पुण्य मिलता है, और ना दान की चर्चा करने से पाप लगता है। सर आपने तो नई परिभाषा बता दी। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। जिस दान में यश की कामना हो, गीता में उसको राजस दान कहा गया है। तो ये राजस दान है, लेकिन दान वैलिड है, सही दान है। ये राजस, तामस और सात्विक 3 तरह का दान गीता में वर्णित किया गया है। तो अगर किसी की इच्छा रही हो, ये तो अलग मामला है। ये तो उनको जब देखा कि ये पैसा गबन हो गया, तो तब अगले ने आके बताया, उसके पहले तो बताया नहीं था उसने। और गुप्त दान तो वो होता है जब आदमी रसीद ना ले। अब इन्होंने रसीद लिया है, इन्होंने रिकॉर्ड पे रसीद ली है, तो वो पैसा गबन नहीं हुआ होगा, रिकॉर्ड में तो होगा ही। लेकिन बहुत सारे लोगों को रसीद नहीं दिया लोगों ने, और बहुत सारे लोगों को रसीद नहीं दी गई। जैसे एक सिंधी महानुभाव कह रहे थे कि उन्होंने 200 किलो चांदी की सिल्लियां, प्योर चांदी, और कुछ 4-6 किलो का और कुछ गहने टाइप के वो दान किया था। उनको आ गया था रसीद बाद में देंगे, आज तक रसीद नहीं दी गई उनको। कई लोगों ने अब बात कही है कि साहब हमने इतना दिया था, हमको रसीद नहीं मिली। एक कोई जौनपुर से पैदल चल के आया था अयोध्या तक, 8 दिन पैदल चल के, उसने काफी 15-20 किलो चांदी वांदी कुछ दिया था, वो सब रिकॉर्ड में नहीं है। मैं समझ नहीं पाता कि रसीद क्यों नहीं देते थे ये लोग जो है। और ऐसा भी नहीं कि ऐसे सीसीटीवी तो बहुत दिनों से लग रही है सर। मतलब ताजुब की बात यह है कि अयोध्या तो हाई सिक्योरिटी जोन रहा, तो चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी रही है। हाँ, वो सीसीटीवी कुछ दिनों बाद ओवरराइट हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली ओवरराइट हो जाता है। ज्यादातर में 6 महीने का रहता है। 6 महीने के बाद सबसे पुराने वाले पे दूसरा रिकॉर्डिंग हो जाती है, और अगर रिकॉर्डिंग हो जाए एक बार तो वो दोबारा रिट्रीव नहीं होता वो फिर। तो इनको अपनी प्रोसीजर वाली बात नहीं थी आपसे एक बार ठीक करना चाहिए कि रिकॉर्ड कम से कम 3 साल 4 साल सुरक्षित रखा जाए। तो 6 महीने में ओवरराइट नहीं होना चाहिए उसको। आप उसकी कॉपी करके रखते जाइए, उसको सील करके बाकायदे आपके कार्यालय में रखा रहे। तो और तमाम प्रक्रियाएं बनाई जा सकती हैं। ये तो सर आप ये मानते हैं कि ट्रस्ट को एक प्रॉपर प्रोफेशनल सीईओ की जरूरत है? अब कोई ना कोई जानकार सीईओ तो होने चाहिए। ऐसी सरकारी टाइप का ट्रस्ट है ये, और सरकारी ट्रस्ट ना भी होता तो ये पब्लिक गेज का ट्रस्ट है। तो इसमें कि जो मैंने आपको बताया था कि फैसला ही ये इस बात को लेकर के हुआ है कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस का मामला है, इसमें करोड़ों लोगों की भावनाएं इन्वॉल्व हैं। ये कानून सम्मत फैसला नहीं था, ये कानून के बाहर जाके। ये तो आप बिल्कुल, आप तो वो भाषा बोल रहे हैं जिसको विपक्ष आपके भाषा को बहुत यूज करेगा कि भाजपा वाले वो तो जजमेंट में लिखा हुआ है कि ये आर्टिकल 142 के तहत ये फैसला किया गया है। ये इसमें कोई कानून के अंदर नहीं हो पा रहा था मामला। सर आप जो बता रहे हैं क्योंकि आपने जजमेंट पढ़ा, लेकिन मुझे तो आज बड़ी हंसी आ रही है क्योंकि जब आप ये बता रहे थे तो हम बड़े मीडिया हाउस के हिस्सा थे और हमारे एंकर लोग बता रहे थे कि हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है, और आपने चूंकि वो जजमेंट पढ़ा हुआ है तो मैं नहीं करता, लेकिन ये किसी तरह से साबित नहीं हो पा रहा था कि इसका मालिकाना हक किसका है। तब तो किसी पक्ष की जीत नहीं थी, तब तो किसी पक्ष की जीत नहीं। हाँ, मुकदमे को जीतना हारना अगर माना जाए तो किसी पक्ष की जीत नहीं हो रही थी इसमें, लेकिन ये विवाद लंबित न रह जाए तो इसी तरह की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 142 संविधान में रखा गया है, जो कहता है कि ये केवल सुप्रीम कोर्ट को पावर है, हाई कोर्ट को नहीं है ये पावर। तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी मामले में जो उसके सामने मामला है उस मामले में संपूर्ण
संपूर्ण न्याय करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस, संपूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश दे सकता है। तो जब उन्होंने देखा साहब इसमें कुछ फैसला नहीं हो रहा है, ये मामला ऐसे कैसे चलेगा, तो लिंगर ऑन होता, इसका हल ये है, इसका हल ये है, उन्होंने कहा ये इनको दे दीजिए और मुस्लिम पक्ष को वहीं पास में कहीं जमीन दे दीजिए और जमीन दे दीजिए, मस्जिद बनाएंगे वो। तो ये फैसला जो है लीगल नहीं है, लॉ में नहीं है ये फैसला, ये इक्विटी और जस्टिस का है, ये न्याय का फैसला है। ये कानूनन ही मामला सुलझ रहा था, ये नहीं सुलझ रहा था बिल्कुल कानूनन ये, तो उन्होंने सुलझाया, अच्छा किया, यही इसका हल हो सकता था। ये तो मैं लिख भी चुका हूं, मैं मानता हूं इस बात पे, ऐसा कोई दूसरा हल तो नहीं वो हो सकता। उन्होंने प्रैक्टिकल डिसीजन था, दिस इज नॉट मतलब फैक्ट, आप इसको कानूनी भाषा में आप इसको क्या कहेंगे कि व्यवहारिक निर्णय किया गया, ये मतलब ये सबूतों के आधार का निर्णय नहीं है। हाँ, जब कोई ऐसा कानून से नहीं बन पा रहा है मामला, कंप्लीट जस्टिस नहीं हो पा रहा है, तब 142 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट जो है फैसले देता है। कई बार आपने देखा कभी सुप्रीम कोर्ट का ये तलाक हम मंजूर करते हैं, कानून नहीं हो सकता तलाक, कानूनन जो है इरिट्रेबल, जो शादी जो है वो गंभीर रूप से टूट चुकी है, इस ग्राउंड पे हिंदुओं में तलाक नहीं हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कर देता है। अब न्याय करने के लिए जरूरी है कि मामला खत्म किया जाए। अब यहाँ पर 15 साल से चल रहा है और ये फैसला नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम कहते हैं भाई अब शादी खत्म करेंगे। तो ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कर सकता है इसको, और ये बड़ी अच्छी जरूरी पावर है ये, तो ये एक अच्छा उपयोग हुआ था इस पावर का। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि अब ये मामला इससे बहुत लोक महत्व का मामला हो गया है। ये अब ये कोई ऑर्डिनरी ट्रस्ट नहीं है, हजारों ट्रस्ट बने हुए हैं, वो ट्रस्ट नहीं है ये। फिर ये ट्रस्ट सरकार के द्वारा बनाई गई है, फिर इसमें सरकारी अधिकारी, इसमें पदेन इसके सदस्य हैं, तो ये एक तरह का सरकारी टाइप का ट्रस्ट है ये कोई ऐसा प्राइवेट किसी मठ मंदिर का ट्रस्ट नहीं है ये। जैसे तमाम बने हैं मठ मंदिर, उस तरह का ट्रस्ट नहीं है ये। भक्त